ऐसे बैठे संविधान विधानसभा की प्रत्याशी श्री राम कुमार गौतम जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां जाकर के स्वागत करेंगे। माननीय कलीराम पटवारी जी और कश्यप समाज के प्रधान रामभर कश्यप जी, धनप्रकाश जी और हमारे चेयरमैन शरण देव जी और मलिक साहब, बलवंत पंचायत जी, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मंत्री जी सभी ने बोला था, लेकिन आपके पास समय नहीं है। मैं सीधा प्रार्थना करूंगा हमारे आदरणीय श्री रामकुमार गौतम जी से, जो कि प्रत्याशी है। मैं प्रार्थना करूंगा पटवारी जी एक्स MLA आए और अपने बात रखे। जोरदार तालियां जाकर के स्वागत करें। बहुत ही सम्मानित बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ नेता और माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, नायब सैनी जी द्वारा हमारे बीच में पार्टी के प्रत्याशी भेजे गए पूजनीय दादा गौतम जी, बहुत ही सम्मानित उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे मंत्री भाई नरेंद्र कश्यप जी, बहुत ही सम्मानित कश्यप समाज के हमारे सुपीता विधानसभा के अध्यक्ष भाई रामपुर कश्यप जी, भाई रामकरण कश्यप जी, भाई जगदीश जी, धनपत जी, श्रवण जी, भाई दलवती पाचाल, भाई मोहारा गांव से सरपंच बहादुर श्याम जी और इस जय कुमार कश्यप जी, और इस चौपाल के अंदर गांव के बहुत ही सम्मानित पूजनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच के मेरी माता और बहनों, साथियों, आज सभी को पता है, मेरे से पूर्ववक्ता ने बताया कि आने वाली 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं और आपके बीच में पार्टी की तरफ से दादाजी गौतम जी प्रत्याशी बैठे हैं। मैं और जितने नेता आपके सामने बैठे हैं सभी वोट की अपील करने के लिए आए कि आने वाली 5 अक्टूबर को एक और चुनाव चिन्ह कमल का बटन दबा करके दादाजी को विधानसभा में भेजेंगे और नायब जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। साथियों, आपने पहले 10 साल का राज भी देखा और ये 10 साल का राज भी आपने देखा होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब राज था इस प्रदेश के अंदर, सड़कों का ये हाल था, व्हीकल चलना दूर, हम पैदल नहीं चल सकते थे, बिजली आती थी नहीं थी, नहरों में पानी नहीं था, बच्चों को रोजगार या तो जिसके पास पैसे थे वो भी उसको मिलता था या सफारी से मिलते थे। साथियों, और उस राज के अंदर आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, हमारी नौकरियां बिकती थी। आज आप 10 साल से देख रहे इस प्रदेश के अंदर साथियों, आज जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे गरीब का है, अमीर का, किसी और का है, सबको रोजगार मिल रहा है। आज इस प्रदेश के अंदर विकास के नाम पर देख रहे साथियों, हमारे दिन के अंदर 7 नेशनल हाईवे निकल रहे, आपको बिजली 24 घंटे मिल रही है। हमारी माताएं बहनें साथ भारी संख्या में यहाँ बैठी है। जब कांग्रेस का राज था, सारा दिन लकड़ी तोड़ करके और उज्ज्वला योजना के तहत सबको सिलेंडर दिए गए और माता बहनों को सिलेंडर आपको 500 रुपए में मिल रहा है। आगे फिर पार्टी ने, बीजेपी ने घोषणा की है कि हम सिलेंडर 500 रुपए देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है कि मैं 6000 रुपए पेंशन दूंगा वृद्धों को, लेकिन साथियों उनसे पूछना, पीछे 10 साल के राज में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिर्फ 700 रुपए पेंशन बढ़ाई और बीजेपी के राज में बीजेपी ने 10 साल में आपको 2000 बढ़ाने का काम किया। और अब फिर वादा किया बीजेपी पार्टी ने, जो घोषणा करते हैं कि हमारी जो वर्गों की पेंशन है, जैसे कर्मचारी और पेंशनर जो महंगाई भत्ता देते हैं, जिस पर ये बोलते हैं, इन बुजुर्गों की पेंशन भी इसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। आज हमारे प्रदेश के अंदर 10 साल के अंदर 1,40,000 नौकरियां पक्की दी गई, 1,20,000 नौकरियां कौशल रोजगार के तहत दी गई और वो कौशल रोजगार के तहत जो है उनकी भी पक्की गारंटियां देने का काम किया जाता है। और साथियों, आप सभी को पता है कि उस राजवंश में की तरह अंदर मैं भी आपके बीच साथियों आपके बीच में मैं ले रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे को विपक्ष के MLA को 1 नया पैसा नहीं दिया और आज जो MLA विपक्ष के उनको 50-50 करोड़ रुपए दिए जा रहे। लेकिन साथियों एक बात जरूर बताऊंगा मैं, हमारा कश्यप समाज है,
चाहे मेरे को सरकार की तरफ से एक पैसा न मिला हो, लेकिन कश्यप समाज के लिए मैंने हमारे रामकुमार कश्यप जी राज्यसभा के मेंबर थे, उनको मैं आपके बीच में लेकर गया था और 1 करोड़ रुपए मैंने स्पेशल कश्यप समाज को दिवाने का काम किया था। इसलिए साथियों, मैं तो हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूँ कि आप भारी संख्या में जो दादाजी आपके सामने बैठे हैं, इनको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और एक और बताना चाहूंगा आपको, टिकट की लाइन में हम भी थे, लेकिन टिकट एक को भी नहीं थी। लेकिन एमएलए तो हम भी बन जाते हैं आपके शौर्य समर्थन से, लेकिन जो कद दादा का होगा सरकार आने के बाद, वो कद हमारा कभी नहीं होना था। क्योंकि जिस दिन नायब जी प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, बराबर में दूसरे नंबर पर दादा गौतम की कुर्सी होगी, मैं गारंटी देता हूँ आपको। और आपके दौरे जो काम है वो पूरा करने का काम करेंगे। अंत में आप जितनी भारी संख्या में आए, आप दादाजी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, मैं सभी का अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे आदरणीय प्रत्याशी माननीय रामकुमार गौतम जी से आए और अपनी बात रखे। जोरदार तालियां बजाकर के स्वागत करें। सारे अपनी जगह बैठ जाओ, हाथ जोड़ के विनती है, सारे बैठ जाओ, इधर सारे बैठ जाओ भाई, जितने भी खड़े हो ना टोटली बैठ जाओ भाई। मीडिया भाई एक साइड में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है, एक साइड में आ जाओ सारे भाई साहब। आज के हमारे चीफ गेस्ट और हमारे मौजूद मेहमान बैठ जाओ, बैठ जाओ। यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, पूर्व एमएलए कलीराम जी, बाबा गणपत जी, रामकरण जी, रामफल कश्यप जी, बलवंत जी, पांचाल, रोशनलाल जी और कौन सा जी है भाई, सभी मान के योग बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा। भाषण तो हम नरेंद्र कश्यप जी का सुनने के लिए आए हैं। मैं इनका हरियाणा में सफेदों पे पहुंचने पर बहुत ही दिल की गहराइयों से, मन से स्वागत करता हूं नरेंद्र कश्यप। और मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि भाषण तो हम कश्यप जी का सुनेंगे। आपके सामने यहाँ तो 3 उम्मीदवार हैं, मेरे अलावा 2 और हैं। एक जसबीर देसवाल है, जो पहले एमएलए रह चुके हैं, बहुत ही धनी व्यक्ति हैं। और दूसरे हुड्डा पार्टी के उम्मीदवार सुभाष गांगुली हैं। देखिए, मैं तो केवल इतना समझाना चाहता हूं आपको, कोई भाई गलतफहमी में मत रहना कि ये कांग्रेस पार्टी की टिकट है। ये भूपेंद्र हुड्डा की टिकट है। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी थी जब लोकदल का राज आता था और लोग मन्नतें मांगते थे कि हे भगवान, 36 बिरादरी के गरीबों का राज लाओ और कांग्रेस पार्टी को लाओ। अब तो भाई कांग्रेस पार्टी तो रही नहीं। आप जानते हैं, पंजाब के वक्त में भी, हरियाणा के वक्त में भी इस गरीब समाज के, दलितों के बसिया या तो चौधरी चांदराम होते थे या तो दलबीर सिंह होते थे। दोनों ही बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और
चौधरी दलबीर सिंह पंजाब में मंत्री रहे, उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे, पंजाब के पढ़े लिखे थे, यूनियन मिनिस्टर रहे, सेंटर में मिनिस्टर थे, सरसा से एमपी बने और सरसा से ही मिनिस्टर भी बने। फिर उनकी बेटी उनका कैंसर की वजह से उनकी जल्दी मौत होगी और उनकी बेटी को राजीव गांधी को सौंप के गए कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। बेटी भी उनकी बहुत ही काबिल, बहुत ही नेक लड़की है। हमारी तो भाई भांजी है, खांडा गांव की भांजी, हमारी भांजी खांडा में, हमारे में कोई फर्क नहीं है। तो वो लड़की सरसा से एमपी बनी, अंबाला से एमपी बनी और बाद में यूनियन मिनिस्टर बनी। वो एमपी का चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, वो एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती थी, मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, उसका हक भी था, अधिकार भी था। लेकिन हुड्डा साहब ने उकलाना से उसकी टिकट काट दी, उसको लड़ने नहीं दिया। और नानोद गांव में डॉक्टर अजय चौधरी 4 बार मिनिस्टर रहे, उसके पिताजी 4 बार एमएलए बने, 3 बार मिनिस्टर रहे, बहुत पावरफुल मिनिस्टर थे वो उस जमाने के। उनका बेटा डॉक्टर अजय चौधरी उसके सिर पे हाथ रख के लोगों से अपील करके गई है, मेरा छोटा भाई है, इसका ख्याल रखना, इसको एमएलए बना देना। पिछली बार आपने हरा दिया था 2005 में, आपकी बार लाना देने भी आई हूं और आप लोगों से वोट की अपील करने आई हूं। उसकी भी टिकट काट दी। सारी टिकटें भूपेंद्र हुड्डा ने ही बांटी हैं। कोई इक्का दुक्का कोई अपने बेटे की ले आया, कोई मालदार माल दे के ले आया। भाई आप भूपेंद्र हुड्डा का राज देख चुके हो पौने 10 साल। ईमानदारी से बताओ, इस इलाके का अगर कोई, मैं सारे गांव में पूछा है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई इक्का दुक्का बच्चा लगा हो तो बात अलग है, कोई बच्चा नहीं लगा यहाँ से, और लगा होगा तो किसी का जुगाड़ बिठा के या कुछ ले दे के लगा होगा। हमने हर गांव में पूछा है और इस राज्य में भी हर गांव में पूछा है। 10 साल की मनोहर लाल खट्टर की सरकार और नायब सैनी की सरकार 6 महीने की, कोई कहता जी 70 लगे। ये जो गांव है आपका जहां हम इस वक्त बैठे हैं, खेड़ा खेमावती, इसमें 70 बच्चे लगे। पहले कहते एक भी नहीं लगा जी। हर गांव में यही हाल था। डेवलपमेंट भी रोहतक के आसपास हुई, सड़क रोहतक से शुरू हुई तो दूसरे जिले में जाते ही खत्म होगी। तो ऐसा राज, कौन सा राज चाहते हो आप? 2 चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, एक भूपेंद्र हुड्डा है जिसका 10 साल का कार्यकाल आप देख चुके हो, जिसने चंद लोगों को, कुछ खास लोगों को नौकरियां दी और थोड़े से इलाके में ये हमारे नजदी सरदार जी कहते हैं ऐसा 2.5 जिला की सरकार सी हुड्डा साहब की। तो भाई एक तरफ एक गरीब घर का बच्चा, बहुत ही खूबसूरत नौजवान, बहुत ही बड़े अच्छे व्यक्तित्व का, अच्छे विचारों का धनी, गरीबी में पड़ा, गरीबों के दुख सुख को समझने वाला नायब सैनी है, जो 36 बरादरी को का हक दिलाना चाहता है, सबको सबका हक देना चाहता है और साबित भी कर दिया। 10 साल में सब जगह डेवलपमेंट हुई है और सब जगह के बच्चे लगे, अनेक गरीबों के बच्चे जो उस राज में हुड्डा साहब में सिपाही लगते वक्त भी जुगाड़ ढूंढते थे कि कैसे मेरे बच्चे को सिपाही लगवाऊं, या कोई सिफारिश ढूंढता था, सिफारिश नहीं मिलती तो रिश्वत का इंतजाम करता था। तो भाइयों, एक वो सरकार, यहाँ डीएसपी लगे, इंस्पेक्टर लगे, एचसीएस लगे, बड़ी बड़ी पोस्टों में लगे, खट्टर सरकार में और नायब सरकार में किसी ने किसी को अप्रोच नहीं किया। लेना देना तो बहुत बड़ी बात है, कोई सिफारिश नहीं लगवाई, अपने आप घर में उनके सिलेक्शन का लेटर आ गया और ज्वाइनिंग होगी। तो भाई
शांत मेरे बेटे शांत। तो भाई एक वो सरकार जो सब गरीबों की सरकार है, एक वो सरकार जो आपने आजमाई हुई है पौने 10 साल की सरकार, जिसमें चंद लोगों को नौकरियां मिली, चंद तरह के लोगों को नौकरियां मिली, या सिफारिश से मिली या रिश्वत से मिली। एक तरफ वो सरकार जिसमें गरीब घरों में नौकरियां आई, अपने आप आई, बड़ी बड़ी नौकरियां आई, डीएसपी लगे, बड़े बड़ी नौकरियां लगी। और भाई सब जगह काम हुए, मैं जगह जगह देख के आया हूँ। सारी चौपालें कब बनी थी? पिलाजी खट्टर सरकार में, नायब सरकार में। नायब साहब का तो थोड़े दिन का ही तजुर्बा है, 6 महीने का है। मैंने उसको बहुत नजदीक से देखा नायब सैनी के काम करने के। अगर 7 बजे उठ जाता है तो उठ के पूछता है मेरे घर कहीं आया हुआ तो नहीं है कोई सीएम रेजिडेंस पे? कहते हैं जी 50 आदमी आए हुए, चलो पहले उनको मिलूंगा। रात के 2-2 बजे तक लोगों से मिलता है। बहुत ही नेक इंसान है भाई, इसलिए गलती मत करना। दूसरी बात, अगर आप यहाँ बीजेपी सरकार बनाओगे, नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा और ताकत और ऊर्जा नरेंद्र मोदी को मिलेगी। नरेंद्र मोदी इस देश में फरिश्ता बन के आया है भाई। पहले क्या हाल था? हमारा प्राइम मिनिस्टर थे सरदार मनमोहन सिंह, बहुत काबिल प्राइम मिनिस्टर थे, इकोनॉमिस्ट थे। लेकिन जब वो अमेरिका गए, एयरपोर्ट पे उनकी बड़ी भारी बेइज्जती की, उनकी तलाशी ली गई जैसे कोई चोर उचक्का हो, प्राइम मिनिस्टर नहीं। किस लिए? ये नहीं कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए कि वो हिंदुस्तान का कोई रुतबा ही नहीं था, उसके प्राइम मिनिस्टर थे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जाता है, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रशिया का, दोनों नतमस्तक होकर सलाम करते हैं। अमेरिका का बाइडेन वो भी खिलाफ है रशिया के, वो भी उसी तरह से सारे देशों के राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर मोदी का सम्मान करते हैं। देश का गौरव बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। आप जानते हो कश्मीर में क्या हाल था? हमारी सेनाएं वहां तैनात थी, उनको आदेश था गोली नहीं चलानी चाहिए, तुम्हारा कोई सिर फोड़ दे, पत्थर मारते थे, लहूलुहान हो जाते थे सैनिक। मोदी ने और बीजेपी ने 370 धारा तोड़ के उस जो पाकिस्तान जैसा था कश्मीर, उसको हिंदुस्तान में मिला लिया। बहुत बड़ा काम किया। राम हमारे रोम रोम में राम है। राम का मंदिर ये कांग्रेसी नहीं बनाना चाहते थे। कपिल सिब्बल ने बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हमें फैसला नहीं चाहिए 10 साल। नरेंद्र मोदी ने राम का मंदिर बनवाया, जो हमारे लिए गौरव की बात है। और भाई हमारी मुस्लिम बहन बेटियां 3 तलाक की तलवार उनके सिर पर लटकी रहती थी, सहमी हुई, डरी हुई सारा जीवन गुजारती थी। 62 साल की महिला को घर से निकाल दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके हक में, लेकिन राजीव गांधी ने वोट की खातिर वो कानून बना के रद्द कर दिया फैसला। तो भाई हमारी ये बेटियां, महिलाएं, बहन बेटियां, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। ये नरेंद्र मोदी तुम्हारे लिए तो भगवान बन के आया है। पहले तुम सरपंच बना करो ना, जो पति तुम्हारा ठीक बर्ताव नहीं करता, सरपंच बनते ही तुम्हारी चमचागिरी करता है कि दस्तखत करेगी तो दिला पोला मिलेगा। अब तो 1/4 सीट तुम्हारी एमएलए और एमपी की कर दी, तुम एमएलए एमपी बनोगी। नरेंद्र कश्यप जिंदाबाद। और घोषणा पत्र में है, हरियाणा के नायब सैनी के घोषणा पत्र में 2100 रुपये हर महिला को मिलेंगे। बेबे थारे लिए इससे बढ़िया राज को नहीं आवे। अगर थारा कोई घराला कोई दारू दूर पी के अटपट करे, उसके 2 मारियो रे अपने काम। क्योंकि वो गड़बड़ करेगा, वो गड़बड़ करेगा, पी क्या होगा तो गलत है। तो ज्यादा समय ले लिया मैंने,
हमारे जो मोदी मेहमान आज के नरेंद्र कश्यप जी, जो बहुत ही होनहार व्यक्तित्व के मालिक हैं, यूपी सरकार में मंत्री होना और बाबे की मंत्री मिलने में कोई छोटी बात नहीं है। तो इसलिए अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत बातें हैं कहने की, फिर कह लूँगा आपके बीच में ही हूँ, लेकिन अब तो केवल इतनी अपील करने आया हूँ, आप 36 बिरादरी का राज बढ़ाओ। सब धर्मों का राज है, एक एक मुसलमान के पास 5 बच्चे लग रहे हैं इस राज में मैरिज से, और वो खिलाफ भी बोलते हैं। वो जाट भाइयों में बड़ा तगड़ा प्रचार होता रहे हो, अपनी सरकार को नहीं हो, खट्टर के मांगे था फिर जो बिरयानियों के मांगे। लेकिन भाई किसी के साथ अन्याय हुआ नहीं हुआ, किसी जाट के साथ अन्याय नहीं हुआ। जाट हमारे में से ही है, बस जाट तो सुन लो, जाट तो वही आपकी बात है ही कुछ नहीं। अच्छा इंसान है, ईमानदार है, भला आदमी है, सच बोलने वाला है, सबके काम आने वाला है, ऊंची जात का है भाई। और सबसे नीची जात का आदमी वो है जो झूठ बोलता है, सबके साथ ठगी करता है, बेईमान है, अपने बाप का भी अपने स्वार्थ के लिए गला काट देता है, वो नीच जाति का है। जाति 2 है, सबका खून है, हम सब एक पिता की संतान है भाई। भगवान ने कोई न्यारी जाति बनाई है? अब यहाँ से निकलोगे जो जिसको नहीं जानता बता सकता किस जाति का क्या? कोई भगवान में कोई अलग से कोई सींग लाया हो, किसी का पुंजड़ लाया हो हाथी की तरह, किसी का और पहचान करी हो। जात पात इस देश का बीज मारने वाली सबसे बड़ी बीमारी। हम इतने सालों साल गुलाम रहे जात पात की वजह से, फूट की वजह से, वरना ये देश सोने की चिड़िया था भाई, किसी से कम नहीं था। आज जो डॉलर एक का यहाँ 85 रुपए देने पड़ते हैं, उस जमाने में 1 रुपए के 85 डॉलर थे। लेकिन इस जात पात ने बीज मार दिया, सत्यानाश कर दिया। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत और भ्रष्टाचार, ये खतरनाक बीमारी है, इससे बच के रहना भाई। अच्छे इंसान की कदर करो। अच्छा इंसान जो है उसी की ऊंची जात है, गंदा इंसान उसकी नीची जात है। किसी प्रकार पंडित के घर में पैदा हो रहे हो, लेकिन अगर वो झूठा है, कपटी है, बेईमान है, शैतान है, तो वो नीच जात का है। जात 2 है। मैंने ज्यादा समय ले लिया, कश्यप जी मुझे माफ करना।